हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं, जिसमें संभावित आगामी परीक्षाएं जो हैं वो वीडियो का एक री एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, पेट 2023 भी होने वाला है। इसके अलावा और भी जो परीक्षाएं ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा और परीक्षाएं जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, जिसमें एसएससी है, इसके अलावा जो है वो बैंक पीओ है। ठीक है, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं आपके वनडे बेसिस पे एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की जो है हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से 200 क्वेश्चंस हम लोग आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जो 500 अति महत्वपूर्ण परीक्षा जो क्वेश्चंस हैं, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी तो है ही, इसके अलावा और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए है। उसमें 4 हम लोग आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, 200 क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं। आज का ये हमारा जो इस सीरीज का पार्ट 5 है, जिसमें 201 से 250, ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग आपको देने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको अवेलेबल कराई जा रही है। ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, पिछले 200 क्वेश्चंस की भी और इसके अलावा इसकी भी। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारी चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये फरवरी से लगातार अपडेट हो रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें ईमेल करके और ये वीडियो में कमेंट करके आप अपने सजेशंस हैं, अगर कोई क्वेरी है आपकी, वो सब आप इसमें रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के अपने पहले क्वेश्चन से, इस पार्ट 5 के, जो इस सीरीज का 201वां क्वेश्चन है, 201 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा? ठीक, ऑप्शन है आपके पास विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन ए, जो कालिदास है, कवि कालिदास, और खगोलविद वराह मिहिर जो है वो विक्रमादित्य के जो है दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ठीक है, आपको नाम बताना है कि ये महिलाएं जो है इनमें से कौन गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका है। ऑप्शंस है कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राज्यश्री और कुमार देवी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ये प्रभावती गुप्त जो है ये गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। इसमें आपको ये एक्चुअल में 4 घाट दिए हुए हैं और ये कहां से कहां के बीच में है या किसको किससे जोड़ते हैं, ऑप्शंस बताना है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शेनकोटा। इसमें है आपके पास नासिक से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे कोचीन और कोयम्बटूर, और तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तो आपका जो थालघाट है वो एक्चुअल में नासिक और मुंबई के बीच में पड़ता है। ठीक है, अगर आप नासिक से मुंबई के बीच ट्रेवल कर रहे हैं तो आप जो है वो थालघाट के थ्रू होते हुए जाएंगे। भोरघाट जो है वो मुंबई एवं पुणे के बीच में है, पालघाट जो है वो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है, और शेनकोटा जो है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच में है। तो ये सही जो है एक दूसरे से एकदम सीधे मिले हुए हैं। तो इसका जो कूट है वो है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा जाता है। इसमें हमने चारों लिख दिए हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन आपसे अकेला पूछा जाता है। ऑप्शंस दिया जाएगा कि थालघाट जो है वो किसको किससे जोड़ता है, तो आपको ऑप्शंस में बताना होगा कि ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। ठीक, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ये मैचिंग के लिए भी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार और लाल किला। इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन सी है, जो अलाई दरवाजा है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया हुआ था, ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार जब आप देखने जाएंगे तो वहां पर आपको अलाई दरवाजा भी दिखाई देगा। ठीक, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक है। ठीक, इसके पहले जो इसकी स्थापना की थी, इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की थी। गुलाम वंश को खत्म करते हुए खिलजी वंश की इन्होंने स्थापना की थी, और अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का जो है वो शासक बना। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 और 14 से 10 से 1437। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल की अवधि है वो 1296 से 1316 के बीच में, इसका करीब 20 वर्ष का जो है वो शासनकाल रहा है। पहले ही बता चुके हैं कि अपने ही चाचा ये जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर ये तख्त पे बैठा हुआ था। ठीक है, और खिलजी वंश का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हुई थी, तो आप उनको डिटेल में देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ठीक है, नालंदा आपका कब नष्ट हुआ? ये शिक्षण संस्थान था, एक बहुत भारत का बहुत महत्वपूर्ण जो है और प्रसिद्ध जो है शिक्षण संस्थान है। आपको बताना है ये कब जो है नष्ट हुआ है। ऑप्शन है आपके पास 600 ईस्वी, 980 ईस्वी, 1200 ईस्वी और 1527 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये 1200 ईस्वी में क्या है, नालंदा जो है वो नष्ट हो गया था, इसको जला दिया गया था। जो बख्तियार खिलजी है, इनके द्वारा जो है इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया हुआ था? ऑप्शंस आपके पास है 1294, 14 से 17, 1213 और 1398। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन डी 1398। तैमूर लंग जो है मंगोल आक्रमणकारी है, प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी है। ठीक है, तैमूर लंग, इसने 1398 में जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में तुगलक वंश का जो है वो शासन चल रहा था और तुगलक वंश का शासक है नासिरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, उसके शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत में जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था और उसके बाद से नासिरुद्दीन महमूद जो है वो क्या था, उस समय शासन कर रहा था और ये तुगलक वंश का जो है वो अंतिम शासक था। तुगलक वंश के बाद फिर इसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश की जो है स्थापना हो जाती है। एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत पे आप देखेंगे 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश के बाद आपका दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक के बाद सैयद वंश और उसके बाद आता है आपका लोधी वंश। और लोधी वंश से ही युद्ध के बाद क्या है, बाबर भारत में मुगल सल्तनत की जो है स्थापना करते हैं। ठीक है, मुगल काल वहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान जो है वो निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था? ठीक, ऑप्शन है आपके पास गुलाम वंश, खिलजी वंश। ये जवाब है वो है खिज्र खान जो है आपका सैयद वंश से संबंधित है। ठीक है, सैयद राजवंश से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ठीक है, आपको बताना है निम्न में कौन दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत जो है वो 5 वंशों के शासनकाल के पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा लेखक जो है वो दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास अब्बास खां सरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिनहाज उस सराज। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है। अब्बास खां सरवानी जो है वो दिल्ली सल्तनत के जो है वो लेखक नहीं है। ये क्या है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में थे। ठीक है, ये अब्बास खान जो सरवानी है ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में थे और इन्होंने शेर शाह के जीवन काल पे आधारित ही तारीख ए शेर शाही नामक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है आपके पास हरिहर राय, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय और सदाशिव। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो हरिहर राय थे। एक्चुअल में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई हैं, हरिहर राय और बुक्का राय। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की जो है वो स्थापना की थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। जब आप विजयनगर साम्राज्य की हिस्ट्री देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते हैं। ठीक है, 4 वंश में सबसे पहले आता है आपका संगम, फिर आता है आपके पास सालुव या इसी को कई लोग सुलभ भी पढ़ते हैं,
उसके बाद आपका आता है तुलुप, और तुलुप के बाद आता है आपका अराविडु। ठीक है, ये 4 वंश जो है वो क्रमशः विजयनगर साम्राज्य पे शासन करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है संगम, और इसी संगम राजवंश की जो है स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर की हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? ये तुलुव राजवंश भी विजयनगर साम्राज्य में आया, आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की। ऑप्शंस है नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय और वीर नरसिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है आपका, वीर नरसिंह ने जो है वो तुलुव राजवंश की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य में आपने देख लिया कि स्थापना और संगम राजवंश की स्थापना हरिहर बुक्का राय ने की, तुलुप की जो की वो वीर नरसिंह ने की। अब जो आपका आता है वो सुलुप वंश आता है या सालुप वंश आता है, तो सालुप वंश की जो स्थापना की थी वो सालुप नरसिंह ने स्थापना की थी। ठीक है, और अराविडु की जो स्थापना की थी वो तिरुमल ने स्थापना की थी। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभार, जिसमें आपको चारों राजवंश के नाम दे दिए जाएं और उनके स्थापकों के नाम दे दिए जाएं, और आपसे मैचिंग में क्वेश्चन वो पूछ लिया जाए कि आप उसको सही, आपको इसको सुमेलित करके बताना है। बाकी ये वीक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने इस सीरीज में जो है शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है विजयनगर साम्राज्य में जो है वो महिलाओं के पास कुश्ती में भाग लेने का अधिकार था। एक्चुअल में जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें महिलाओं के पास कई तरह के अधिकार थे, महिलाओं को शिक्षण के अधिकार थे, महिलाएं जो है वो आपकी शासन व्यवस्था में भी भाग लेती थी। ठीक, इसके अलावा ये कुश्ती में भाग लेने का अधिकार तो इनके पास था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? एक्चुअल में हुमायूं की मृत्यु जब हो गई तो अकबर का जो सिंहासन हुआ, अकबर का जो राज तिलक हुआ वो दिल्ली में नहीं हुआ था, किसी और स्थान पर हुआ था। आपको बताना है कि इनका जो राज्याभिषेक है या इनका जो सल्तनत जो मिली वो इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है आपके पास कलानौर, काबुल, लाहौर। इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ये ए है, कलानौर में इनका जो है वो राज्याभिषेक हुआ था। कलानौर में ये मुगल सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक्चुअल में जो हुमायूं है इनकी 1556 ईस्वी में एक लाइब्रेरी है दीन ए पनाह। ठीक है, लाइब्रेरी का नाम है दीन ए पनाह पुस्तकालय। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की क्या है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु के समय जो है के समय ही जो अकबर हैं उनका कलानौर में राज्याभिषेक होता है, और बैरम खान जो है इनके जो है संरक्षक और इनकी सेना के सेनापति उस समय पर होते हुए। ठीक है, तो ये हुमायूं की मृत्यु हुई। इसके अलावा बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते हुई थी। पोलो जिसको घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, चौगान, उसको खेलते हुए मृत्यु हुई थी। और हुमायूं की मृत्यु जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हुई थी। पुस्तकालय का नाम जो है वो दीने पनाह है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो उसका नाम आपको हुमायूं बताना है। या पूछा जा सकता है हुमायूं की मृत्यु जो है वो एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, आपको उस पुस्तकालय का नाम बताना है। तो पुस्तकालय का नाम है दीन ए पनाह। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेडियो धर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? ठीक है, कोई एक रेडियो एक्टिव जो आपका एलिमेंट है, आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़े भंडार उसके भारत में है। उस रेडियो एक्टिव आपको एलिमेंट का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम और थोरियम। तो यही जवाब है आपका, वो ऑप्शन डी है। ये थोरियम जो है वो भारत में जो है थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, और ये थोरियम का जो है वो परमाणु संयंत्रों में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास दामोदर, हुगली, गोदावरी और स्वर्ण रेखा। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है, दामोदर नदी घाटी जो है या दामोदर रिवर बेसिन जो है इसको भारत का रूर कहा जाता है। एक्चुअल में रूर जो है
वो एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है रूर, जहां पे कोयले की और खनिज लवणों की भरपूर प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो उसी के आधार पर जो दामोदर नदी बेसिन है भारत का, ये भी कोयले के भंडारों से और खनिजों के भंडारों से जो है भरपूर है। तो उसी जर्मनी के रूर स्थान के नाम पर इस दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ये कोयले के भंडारों से और अन्य खनिजों के भंडारों से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है ये क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? ठीक है, ये कुछ खनिजों के नाम लिखे हैं, इसमें एक खनिज जो है वो गैर धात्विक है और भारत में पाया जाता है, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट और पायरोफाइलाइट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ये पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है जो भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपका है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है, ठीक है, दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ में है। आपको बताना है कि इस संयंत्र को लौह अयस्क कहां से मिलता है। एक्चुअल में जो हमारे इस्पात संयंत्र हैं, उनको किसी किसी विशेष स्थान से जो है वो लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि फला जो इस्पात संयंत्र को अयस्क जो है वो कहां से मिलता है, कोयले की आपूर्ति कहां से होती है। तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं राजनांदगांव, उमरिया, कोरबा। इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। जो भिलाई स्टील प्लांट जो है, भिलाई स्टील संयंत्र है, इसको लौह अयस्क का जो आपूर्ति होती है वो दिल्ली राजहरा से होती है। ये दुर्ग में ही एक स्थान है, ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। बाकी ये भिलाई इस्पात संयंत्र है जो तत्कालीन यूएसएसआर जो था, ठीक है, उसके सहायता से जो है ये इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका ये भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो तत्कालीन जो है वो सोवियत रूस और वर्तमान रशिया के सहायता से ये भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है वो भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? आपको बताना है भारत का कौन से स्टेट है जिसकी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। महाराष्ट्र की जो है स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये कुडनकुलम जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इससे बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, ये वर्तमान में चालू है, इसके कुछ रिएक्टर्स जो है वो चालू हैं जिससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। बाकी और भी रिएक्टर जो है वो शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। तो आपको बताना है ये किस राज्य में स्थापित है। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है। ये कुडनकुलम परियोजना जो है वो तमिलनाडु में है। ये काफी विवादित रही परियोजना को लेके। बहुत सारे जो एनजीओज हैं जो पर्यावरण संरक्षण में कहते हैं कि वो लोग पर्यावरण संरक्षण के कार्यों से जुड़े हैं, वैसे एनजीओज ने इसका बहुत अधिक विरोध किया है, परंतु ये परियोजना जो है वो चालू हो गई है। बाकी ये परियोजना भी आपकी यूएसएसआर के सहायता से जो है वो भारत में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत की जो सीमा है, जो भारत की स्थल सीमा है, वो कई सारे देशों से लगती है। आपको उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत की स्थल सीमा सबसे लंबी लगती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जो है वो लगती है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितने देशों के साथ भारत की स्थल सीमा लगती है, तो आपको उन देशों का काउंट बताना होता है। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक, उसमें एक कंफ्यूजन ये है कि भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री उत्तर से कितने डिग्री दक्षिण तक है? आपको बताना है नॉर्थ में कितना है और साउथ में कितना है जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन है आपके पास 8 डिग्री 2 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 4 मिनट्स साउथ, वैसे ही 84 नॉर्थ, 37 6 साउथ,
87 नॉर्थ, 37.9 साउथ और 83 नॉर्थ, 37.5 साउथ। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स साउथ। ये 8-4 उत्तर, 37-6 दक्षिण जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ आपकी कैंसर है, कर्क रेखा जो है वो भारत के कुछ राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से राज्य जो हैं उसमें से ये रेखा गुजरती है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, झारखंड, आसाम और मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व में क्रम है। सबसे पहला है गुजरात राज्य से गुजरती है, तो गुजरात आपका सही हो गया। दूसरा राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के बाद फिर ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड से गुजरती है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल से गुजरती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये मिजोरम से गुजरती है और मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आसाम जो है वो आपका शामिल नहीं है। ठीक है, 8 राज्यों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुलेर। तो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और इसकी सीमा जो है वो तिब्बत से लगती है। ठीक है, तिब्बत से लगती है, तो ये किन्नौर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इंटरनेशनल जो बॉर्डर है भारत का वो किस देश के साथ नहीं लगता है? आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है आपका, श्रीलंका के साथ भारत का बॉर्डर जो है वो नहीं लगता है। श्रीलंका भारत से समुद्र के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, स्थल सीमा श्रीलंका और भारत के बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है, आपको स्थल सीमा की लंबाई बतानी है। ऑप्शन है 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर और 15,200 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार, स्थल सीमा की लंबाई, भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है, किन देशों के साथ नहीं लगती है, किन देशों के साथ सबसे ज्यादा लगती है, बढ़ते क्रम में सीक्वेंस क्या है, घटते क्रम में सीक्वेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का निम्न में कौन सा राष्ट्रपति जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इनके ऑपोजिशन में कोई भी जो है वो चुनाव में जिसने भाग नहीं लिया है। ऑप्शन है आपके पास नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और KR नारायणन। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन जो है वो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बाकी भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उनके बाद डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये S राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया। बाकी KR नारायणन भी जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ठीक है, आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंडर में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका इलेक्शन होता है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 54, 63, 66 और 74। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 66 के अधीन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनका जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? ठीक है, उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और लोकसभा। का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को जो है वो मृत्यु दंड दिया गया है तो उस जो दंड को क्षमा करने का अधिकार
किसके पास है? ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास जो है वो क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट एसटीज और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? आपको बताना है कि जो भारत का संसद का जो निचला सदन है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पब्लिक भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। आपके पास है ऑप्शन 39, 85, 109 और 131। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। भारत की जो लोकसभा है उसमें 131 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें जो अनुसूचित जाति हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनके लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, 84 सीट्स आरक्षित हैं इनके लिए। ठीक है, और जो एसटीज हैं, एसटीज जो हैं उनके लिए आपकी 47 सीट्स जो हैं वो आरक्षित हैं। ठीक है, तो 84 और 47 मिलके 131 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत क्या है? विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? भारत की पहली लोकसभा कब बैठी आपको बताना है, वो डेट बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 और 15 जून 1952। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। 13 मई 1952 को भारत की लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक जो है लोकसभा की 13 मई 1952 को आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा के जो सदस्य हैं वो निजी विधेयक भी लेके आ सकते हैं, सरकार के द्वारा नहीं, अपने पर्सनल ओपिनियन में अगर वो कोई विधेयक लेकर आना चाहते हैं तो वैसा विधेयक लाने के लिए उनकी सूचना की अवधि कितनी है, कितने दिन पहले उनको सूचना देनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 1 माह। यही जवाब है आपका, वो ऑप्शन ए है। ये ऐसे सदस्यों को, ऐसे सांसदों को 1 माह पहले ये सूचना देनी होती है कि वो लोकसभा में कोई निजी विधेयक लेकर आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? यदि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कुछ सांसदों का आपके पास समर्थन होना चाहिए, तभी आप वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर जा सकते हो। तो उसकी न्यूनतम जो है वो संख्या क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 100, 25, 75 और 50। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी है। आपके पास करीब 50 जो है वो सांसदों का समर्थन होने चाहिए, तभी आप मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए आप योग्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। इसमें जो है आर्टिकल 61 जो है वो करेक्ट है। अनुच्छेद 61 में ही जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। उसमें यह भी है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, और ये जो है दोनों सदनों में क्या करना चाहिए, इसको 2/3 से अधिक बहुमत से पारित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, बी, सी आपके जो तीनों सही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, संविधान के उल्लंघन के लिए ही भारत के राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका जो है गलत है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन डी चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास निर्णायक वोट डालने का अधिकार होता है? लोकसभा में मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा हो चुकी है और अब उस विधेयक को पारित करने के लिए क्या है, मतदान हो रहा है, और मतदान की स्थिति में टाई हो जाता है, मतलब पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट मिले हुए हैं, तो निर्णायक मत डालने का जो है वो अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जिनको लोकसभा का अध्यक्ष भी कहा जाएगा, उनके पास ये निर्णायक वोट डालने की जो है अधिकार होता है स्पीकर के पास। स्पीकर यूजुअली जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट अगर टाई की स्थिति बन रही है तो उनके पास वोट डालने का ये अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? कृषि कार्य हैं या कृषि से संबंधित जो कार्यकलाप हैं, उनमें किसने जो है वो सबसे ज्यादा लोन दिया हुआ है? ऑप्शंस आपको बताना है। ऑप्शंस है सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म ये संस्थाएं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है। ये सबसे ज्यादा बैंक जो है वो कृषि और संबंधित कार्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक दर का अर्थ है। ठीक, ऑप्शंस हैं, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। जो देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है वो क्या करता है, लोन देता है देश के और बैंकों को। ठीक है, देश के जो भी नेशनलाइज बैंक हैं या और बैंक हैं, उनको जो लोन देता है, उस लोन पे जो रेट लेता है आरबीआई, उसको बैंक रेट बोला जाता है, बैंक दर उसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? भारत में जो है वो बैंकों का करीब 2-3 बार जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया आपको वो बताना है। ऑप्शन है 1977, 1947, 1965 और 1969। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका डी है, 1969। 1969 में पहली दफा जो है वो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय कुल 14 बैंकों को जो है वो राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, ये 1969 में पहली दफा राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरी राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। पहली बार कब हुआ? पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1969 में हुआ। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1980 में हुआ। पहली बार राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दूसरी बार में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? ठीक है, भारत में इंटरनेट बैंकिंग लाने वाला जो है वो पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन सी है। यस बैंक आईसीआईसी बैंक जो है वो ऐसा पहला बैंक है जिसने भारत में इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की जो है वो पेशकश की थी। ये 1998 में इन्होंने इंटरनेट सेवाएं जो है वो पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? एक्चुअल में जो उत्तोलक होते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो आपको बताना है क्लास 2 या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है वो कौन से? ये उत्तोलक जो है वो आयास, अवलंब और भार के आधार पर क्या है, इनको वर्गीकृत किया गया है। ये बहुत बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये 3 प्रकार के लीवर होते हैं। तो इसमें जो क्लास 2 का लीवर है ये व्हील वैरो है। ठीक है, व्हील वैरो जो है वो आपका क्लास 2 का जो है वो लीवर है। इसके अलावा जो सरौता है जिससे आप लोग सुपारी कतरते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है वो बुजुर्ग लोग हैं सुपारी काटने के लिए एक जो है सरौते का यूज करते थे। तो सरौता भी जो है वो क्लास 2 का लीवर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, भार जो होता है वो आपका अवलंब और आयास के बीच में भार जो है आपका वो सबसे किनारे होता है। ठीक है, अवलंब और आयास जो है अलग अलग होते हैं। इसके बेसिस पे आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको एक आध बार कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। ठीक, ये किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर होता है, उसका द्रव्यमान होता है। और जब द्रव्यमान का जो उसका गुणनफल उसके गुरुत्वाकर्षण बल के साथ हो जाता है तो वस्तु का भार निकल के आता है।
ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है, उसका भार जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो आपको बताना है कि वस्तु का भार जो है किस समय न्यूनतम होगा। ऑप्शन है आपका पास उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा और पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या है, वस्तु का जो भार है वो न्यूनतम होता है। बाकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो वस्तु का भार है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, बिकॉज विषुवत रेखा से जब आप पृथ्वी के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उस समय आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी का मान जो है वो न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव। आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। तो इसलिए जी का जो न्यूनतम मान होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी वस्तु को विषुवत रेखा पर तौलेंगे और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर तौलते हुए ध्रुवों पर ले जाकर तौलेंगे तो वस्तु का जो भार वो है क्रमशः बढ़ता रहेगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। ठीक, अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित और शून्य। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ऐसी स्थिति में जो है वो उस प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान जो है वो असीमित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का के लिए प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का जो है उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास डायनामो, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर और बैटरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डायनामो। ये डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक, इसके अलावा माइक्रोफोन, विद्युत मोटर और बैटरी ये जो क्या है वो ऊर्जा को रूपांतरित करने में यूज किए जाने वाले उपकरण है। आप इनका भी देख लीजिएगा। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करती है, बैटरी क्या करती है। ठीक, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन जो है वो किसका अयस्क है? जस्ता और तांबा। तो कैलामाइन जो है आपका वो जस्ते का एक अयस्क है। ठीक, ये बहुत सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसका कौन सा अयस्क होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। एप्सम का औद्योगिक नाम है। ऑप्शन एप्सम जो है इसका औद्योगिक नाम है। ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड और लेड पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। जो एप्सम है वो इसका औद्योगिक नाम जो है वो एप्सम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का औद्योगिक नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट है जो किस धातु का बना होता है? जो पहले जो बल्ब होते थे, आजकल तो एलईडी वगैरह आपको दिखाई देती हैं, बट पहले जो बल्ब होते थे कांच का एक बल्ब होता था, उसके अंदर एक स्प्रिंग जैसा फिलामेंट लगा होता था। वो फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपको उस धातु का नाम बताना है। ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और मिश्र धातु। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। जो पुराने विद्युत बल्ब होते थे, कांच के जो बल्ब होते थे, उनमें जो स्प्रिंग लगी होती थी जिसको फिलामेंट बोलते हैं, जो चमकता था, उसको टंगस्टन धातु का वो बना होता था। ठीक है, बिकॉज इस धातु का जो गलनांक है वो करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। इस वजह से उच्च ताप पर भी ये वस्तु जो धातु है गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस है? ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल और ईथर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आयोडोफॉर्म जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट एक वस्तु है जो घर्षण को क्या है कम करती है, जिससे कोई भी मशीन जो है वो अच्छे से आपकी फंक्शन करती रहे और उसमें जो है वो क्षरण जो है वो कम से कम मात्रा में हो। तो आपको बताना है कि जो भारी हैवी मशीन है उनमें जो ल्यूब्रिकेंट है उसमें से कौन है? ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस और सिलिका। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है। ग्रेफाइट जो है वो भारी मशीनों में जो है लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये जो 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 5वां वीडियो इसमें कंप्लीट हो गया। आपके 250 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आगे भी हम आपको इस तरह के वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। ये शीट लगी हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन हैं उनके इसमें जवाब लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से वो जवाब आप मैच कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस कैसे लगे,
प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दें, ठीक है। और फ्री पीडीएफ वो इनके पीडीएफ्स के लिए जो है वो आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।